नमस्कार। मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक संयुक्त समितियां बिहार पटना यूट्यूब के साकार अंक के माध्यम से आपसे मुखातिब हूँ। विगत अंकों की तरह इस अंक में मैं एक बार पुनः चर्चा करूँगा बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की विभिन्न उपबंधों की। अब तक मैंने धारा 1 से लेके धारा 32 तक के प्रावधानों की चर्चा आपसे की है, जो अध्याय 1 से लेके अध्याय 4 में समाहित है। आज के इस अंक में मैं अध्याय 4 क में समाहित उपबंधों की चर्चा करूंगा। अध्याय 4 क को बिहार सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2013 के माध्यम से अधिनियम में शामिल किया गया है। अध्याय 4 का संबंध मूलतः सहकारी समिति की वार्षिक आम सभा तथा वार्षिक ब्रवनी से है। सहकारी समिति की वार्षिक आम सभा आजकल काफ़ी चर्चा में है, जिसका प्रावधान धारा 32 क में किया गया है। मुख्यतः यह चर्चा बेगूसराय केंद्रीय सहकारी लिमिटेड की वार्षिक आम सभा द्वारा वर्ष 2022 में और खगड़िया केंद्रीय सहकारी लिमिटेड की वार्षिक आम सभा द्वारा 2024 में सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के प्रबंध निदेशक को विनियमित करने कार्य मुक्त किए जाने से लेकर है। स्पष्ट है कि वार्षिक आम सभा एक सशक्त संस्था है जिसे एक्ट ने काफ़ी अधिकार दिए हैं। उनकी चर्चा मैं आगे कर रहा हूँ। बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 32 क की उपधारा 1 में यह कहा गया है कि प्रत्येक सहकारी समिति के बोर्ड को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 6 माह के भीतर वार्षिक आम सभा बुलाना है, जिसमें बोर्ड के सदस्यों एवं उसके पदाधिकारियों के निर्वाचन को छोड़कर निम्नांकित सूचीबद्ध विषयों में से सभी अथवा किसी पर चर्चा होगी। अब किन किन विषयों पर चर्चा होगी, इसकी सूची भी मैं आपको पढ़ रहा हूँ, जिसकी चर्चा अधिनियम में की गई है 32 क की उपधारा 1 में। उसमें क से शुरू करता हूँ। क में कहा गया है कि निबंधक के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बोर्ड द्वारा प्रस्तुत की गई वार्षिक लेखा का विवरणी पर विचारण। ख में कहा गया है बोर्ड द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन पर विचारण। प्रत्येक सहकारी समिति के कार्य का ब्यौरा होता है वार्षिक प्रतिवेदन में। ग में कहा गया है संविधिक अंकेक्षकों एवं आंतरिक अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं हटाया जाना। जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं या जो इंटरनल ऑडिट करेंगे, कौन करेंगे, उसकी नियुक्ति या उसको हटाया जाने का काम वार्षिक आम सभा ही करेगी। अगली बार कहा गया है घ में कि अंकेक्षण की रिपोर्ट और निबंधक को दाखिल की जाने वाली अंकेक्षण विवरणी का विचारण, यह भी एक महत्वपूर्ण काम है। और फिर आगे कहा गया है अंग में कि अंकेक्षण और विशेष अंकेक्षण के अनुपालन प्रतिवेदन का विचारण। अंकेक्षण तो एक हर साल होने वाली प्रक्रिया है, जो कराना है हर एक सहकारी समिति को, लेकिन विशेष अंकेक्षण का भी प्रावधान है और जिसकी मैं चर्चा आगे करूँगा। जो निबंधक को अधिकार है कि किसी भी सहकारी समिति का विशेष अंकेक्षण करा सकता है। आगे कहा गया है जांच प्रतिवेदन यदि कोई हो तो उस पर विचारण। फिर 6 में कहा गया है शुद्ध अधिशेष का निपटान, जो सरप्लस है उसका कैसे, नेट सरप्लस है उसका डिस्पोजल कैसे होगा। फिर ज में कहा गया है संचालन घाटा यदि कोई हो का पुनर्विलोकन। इसी तरह झ में कहा गया है कि दीर्घकालीन भावी योजना और वार्षिक योजना का अनुमोदन। फिर आगे कहा गया है वार्षिक बजट का अनुमोदन। यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान है कि वार्षिक बजट पे वार्षिक जो स्थिति है, वित्तीय स्थिति है, आय व्यय का ब्यौरा है, जो भी है उसका अनुमोदन भी वार्षिक आम सभा करना है। पुनः कहा गया है विनिर्दिष्ट आरक्षित एवं अन्य निधियों का सृजन, विभिन्न निधियों के सृजन का अधिकार भी दिया गया है वार्षिक आम सभा को। फिर है ठ में कहा गया है आरक्षित एवं अन्य निधियों का वास्तविक उपयोगिता का पुनर्विलोकन, उसका उपयोग कैसे हो यह कहा गया है। फिर आगे है कि अन्य सहकारी समितियों में सहकारी समिति की सदस्यता का प्रतिवेदन। जाहिर है कि अन्य सहकारी समितियों में जो सहकारी समितियां आजकल सदस्यता प्राप्त कर रही हैं, उदाहरण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 3 सहकारी समिति बनी है, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, भारतीय निर्यात संवर्धन सहकारी समिति लिमिटेड और भारतीय ऑर्गेनिक खेती सहकारी समिति लिमिटेड। तो विभिन्न सहकारी समितियां इसकी सदस्यता प्राप्त कर रही हैं, पैक्स भी प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा NCCF है, नेफेड है। तो विभिन्न सहकारी समितियां हैं, जो पैक्स है, व्यापार मंडल है, कुछ मामले में कम्फेड भी सदस्यता प्राप्त कर रही है। तो उसकी सदस्यता की क्या स्थिति है उसका प्रतिवेदन भी पर वार्षिक आम सभा विचार करेगी।
अगला एक महत्वपूर्ण जो प्रावधान है और दाव में है कि जिस व्यक्ति की सदस्यता के आवेदन को प्रबंध समिति ने स्वीकृत कर दिया हो अथवा जिसकी सदस्यता को प्रबंध समिति ने समाप्त कर दिया हो, उसकी अपील भी यह सुन सकेगा। तो यह तो बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, एक्ट में दिया गया है। हम अभी जान रहे हैं कि जो हमारी नियमावली है, बिहार सहकारी समिति नियमावली 1959 की धारा 7 की उपधारा 2 के अंतर्गत यदि प्रबंध समिति ने किसी सदस्य के सदस्यता के आवेदन को स्वीकृत कर दिया तो रजिस्ट्रार को समक्ष उसे अपील करने का अधिकार है। और आजकल प्रायः असिस्टेंट रजिस्ट्रार द्वारा पैक्स के मामलों में इसकी सुनवाई की जा रही है और हजारों सदस्यों को सदस्यता प्रदान की गई है। लेकिन एक्ट में जो प्रोविज़न है, जाहिर है कि वह लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया है और रूल्स का प्रोविज़न एग्जीक्यूटिव का है, तो एक्ट के प्रोविज़न को वरीयता मिलनी चाहिए। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में कई वाद चल रहे हैं, उसका निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन स्थिति बहुत स्पष्ट है कि एक्ट में भी प्रोविज़न है लेकिन उसका प्रैक्टिस में नहीं है। और वार्षिक आम सभा बहुत समितियों में बुलाई भी नहीं जाती है या साल में एक बार होती है, इससे व्यवहारिक दिक्कत है। तो लोग वार्षिक आम सभा के पास नहीं जाकर सहायक निबंधक के पास चले जाते हैं। लेकिन एक्ट में क्लियर स्थिति है, यह अधिकार दिया गया है वार्षिक आम सभा को। इसी तरह वार्षिक आम सभा को यदि प्रबंधकारिणी समिति ने किसी सदस्य को निष्कासित कर दिया है तो उसके अपील पर भी विचार करने का अधिकार है। फिर अगला अधिकार है कि किसी निदेशक बोर्ड की बैठक में बैठते हैं तो उनका क्या पारिश्रमिक होगा, या अंकेक्षक हैं उनका क्या पारिश्रमिक होगा, निर्धारित करने का अधिकार वार्षिक आम सभा को दिया गया है। इससे बड़ी कठिनाई हो गई है कि इसका कोई लिमिट निर्धारित नहीं है, तो कई मामलों में वार्षिक आम सभा किन्हीं सहकारी समितियों में अनाप शनाप राशि निर्धारित कर देती है, जिससे सहकारी समिति को वित्तीय हानि की जरूरत हो रही है। इसको देखने की ज़रूरत है। और फिर अगला प्रोविज़न है कि संघ और परिसंघ में समिति की सदस्यता पर भी वार्षिक आम सभा विचार करेगी। उदाहरण के लिए यदि PPCS है, प्राथमिक सब्जी उत्पादन सहकारी समिति है, तो जिसका उसका यूनियन है, जैसे तिरहुत यूनियन है, तो उसकी सदस्यता वह लेगी कि नहीं लेगी या वार्षिक आम सभा निर्धारित करेगी। इसी तरह जो PPCS का यूनियन है वह भेसफेड की राज्य स्तरीय समिति फेडरेशन की सदस्यता लेगा कि नहीं लेगा, और वार्षिक आम सभा निर्धारित करेगा। इसी तरह अन्य संगठनों के साथ कैसा सहयोग होगा, इस पर भी चर्चा वार्षिक आम सभा के द्वारा किया जाएगा। सबसे एक और महत्वपूर्ण प्रावधान है विधियों का संशोधन। विधियों के संशोधन के संबंध में निर्णय वार्षिक आम सभा में होगा। आजकल बहुत चर्चा हो रही है, खासकर वैसे पैक्सों के संदर्भ में जहाँ जो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से नगर निकाय क्षेत्रों में अधिसूचित हो गए हैं, तो उनके लिए नगर निकाय पैक्स के गठन के लिए विधियों में संशोधन करने की जरूरत है। तो इसका निर्णय वार्षिक आम सभा के द्वारा ही लिया जाएगा। साथ ही एक रजिस्ट्रार ने सेक्शन 26 के अंतर्गत पैक्स की विधि में संशोधन के लिए एक पत्र निर्गत किया है, इस पर भी वार्षिक आम सभा को विचार करना है। अब आगे है कि निदेशकों या पदधारकों के लिए आचार संहिता का निर्माण भी वार्षिक आम सभा को करना है, एक महत्वपूर्ण बात है। और एक अन्य महत्वपूर्ण प्रोविजन से है कि जो भी साल भर में सदस्यों का एडमिशन हुआ, नए सदस्य बनाए गए या किसी की सदस्यता की समाप्त किया गया तो उसका एक नोट रहेगा, उस पर भी टिप्पणी कर सकती है वार्षिक आम सभा। और एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान है कि वार्षिक आम सभा किसी सहकारी समिति के विघटन का निर्णय ले सकती है। वो यदि सहकारी समिति की वार्षिक आम सभा हो रही है तो वह जरूरी समझे तो अपने आप विघटन का निर्णय, लिक्विडेशन का निर्णय भी वह ले सकती है। उसके बाद है वो यह कहा गया कि ऐसे अन्य कृत जो विधियों में निर्धारित किए गए हैं उन सभी पर विचार कर सकती है। मैंने शुरू में ही बताया कि वार्षिक आम सभा को एक्ट ने काफ़ी प्रोविजंस दिए हैं और ख़ासकर लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि एक तो है कि वार्षिक आम सभा नियमित रूप से होनी चाहिए। बहुत सारी सरकारी समितियों में नियमित रूप से हो नहीं रहा है, कम से कम वर्ष में एक बार होना चाहिए। और दूसरी बात, वार्षिक आम सभा में एक मैंने रिचुअल्स टाइप का हो गया है कि हाँ चलिए हमने वार्षिक आम सभा कर लिया, उसमें जो एक्ट ने एजेंडा निर्धारित किया है उस पर विचार विमर्श नहीं होता है, बस खाना पूर्ति होता है, भाषणबाजी हुआ। जहाँ भी कहीं वार्षिक आम सभा होता है, एक तो होता ही नहीं है, और जहाँ कहीं भी होता है खासकर DCCB में, SCB वगैरह में, तो एजेंडा पर डिटेल डिस्कशंस नहीं होता है। इससे यह हो रहा है कि खानापूर्ति हो रही है, तो इससे हो रहा है कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया वो कमज़ोर पड़ रहा है। वार्षिक आम सभा को जो शक्तियाँ एक्ट ने दी हैं वो शक्तियाँ लोगों को जाननी चाहिए, ताकि से सरकारी समितियों में लोगों का भरोसा बढ़ेगा। लेकिन बहुत से लोग हैं कि अपने इसका उपयोग निहित स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। इस प्रवृत्ति पर रोक लगना चाहिए और वार्षिक आम सभा में एक्ट ने जो पावर दिया है उसका सही से उसका उपयोग किया जाना चाहिए। अब मैं आज के इस अंक को यहीं समाप्त करता हूँ, इस अनुरोध के साथ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले अंक में मैं वार्षिक आम सभा से संबंधित अन्य प्रावधानों की चर्चा करूँगा।
तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।